चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पहले पढ़ लेते कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म। तो न्यूटन्स लॉ बेसिक क्या है, व्हाट द न्यूटन्स लॉ इज अबाउट। न्यूटन्स लॉ इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू मासेस। कोई दो मासेस है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों में का डिस्टेंस r है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ सम फोर्स से F, दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मासेस इज गिवन बाय कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। ये होगा न्यूटन्स लॉ। दोनों मासेस कितने हैं, कैलोरिक क्वेश्चन पूछा था मैंने। रेशियो ऑफ मासेस, एक बड़े मास को 10 किलो को दो टुकड़ों में बांट दिया और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया, तो उन दोनों में का फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, जब रेशियो ऑफ मासेस, वो जो दो टुकड़े m1:m2 m2 कितना रहा तो, या फिर m1:m कितना रहा तो, या फिर m2:m कितना रहा तो। उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको निकाल के रखना है। एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन आप लोगों को बताना है, फिर मैं आपका बहुत सिंपल है। सेम क्वेश्चन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमने बताया था, वहां पर भी है। चलो, तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ। अब ये दो मासेस के बीच में का फोर्स का मैग्नीट्यूड, इतना फोर्स है। अब इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको डायरेक्शंस की जरूरत होती है। फोर्स तो वेक्टर है ही, फिर इधर और क्या वेक्टर रहेगा आंसर वेक्टर आने के लिए। मासेस तो स्केलर है, ये जी भी कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है। रहा ये आर, व्हाट इज आर फॉर, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से गिनने को होना, किसकी तरफ गिनने को होना, दिस पॉइंट से भी ये पॉइंट समझना है बस। फिर उसके बाद में आप इजीली इसको लिख सकते हैं। वन मोर पॉइंट, जब कभी कोई वेक्टर डिनोमिनेटर में आता तो डिनोमिनेटर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर उसका डायरेक्शन लिखनी है तो इन द फॉर्म ऑफ आर कैप, आर बार लिखा जाता है। तो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, 2 to 1, 1 से 2 डिस्टेंस कब गिनना, 2 से 1 डिस्टेंस कब गिनना। आई एम सेइंग डायरेक्शनल डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, डिस्टेंस स्केलर है, फ्रॉम 1 to 2 उसकी डायरेक्शन है। डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, डिस्टेंस स्केलर है, 2 to 1 उसकी डायरेक्शन हो गई। सो 1 to 2, 2 to 1 ये डायरेक्शंस इंडिकेट करेगा। लेकिन कब 1 to 2 गिनना, कब 2 to 1 गिनना, ये आपको समझना है। अब जब सपोज एक बॉडी कोई दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, तो इफ वन बॉडी इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी, आई विल टेक वन बॉडी लाइक अ सन। सोलर सिस्टम में सन सभी प्लैनेट पे फोर्स लगाता है। ये सन, ये इधर सबसे पहला मर्क्यूरी, दूसरा वेनस, ये तीसरा ज्यादा डिस्टेंस पे अर्थ, मर्क्यूरी, वेनस, लाइक दिस, अलग अलग प्लेन में अलग अलग डिस्टेंस पे है। सन इज अट्रैक्टिंग मर्क्यूरी, सन इज अट्रैक्टिंग वेनस, सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सन on Mercury. Force of Sun on Mercury. Sun will attract Mercury. So direction of force will be towards Mercury, ki towards Sun. Sun is attracting Mercury. So direction of attraction of Sun on Mercury will be directed towards what? Towards Sun ki towards Mercury. Sun Mercury को अपनी तरफ खींच रहा है. Definitely direction is towards the Sun. Then what about this Venus? Sun is attracting Venus also. सन वेनस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स सन अगेन। सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ आल्सो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सन। तो एवरी टाइम डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सोर्स, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन रहेंगी। क्योंकि मुझे फोर्स ऑफ सन निकालना था, फोर्स ऑफ सन ऑन मार्स मर्क्यूरी, फोर्स ऑफ सन ऑन वेनस, फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ, ऐसे निकालने थे। इसलिए फोर्स ऑफ सन है, इसलिए टुवर्ड्स सन है, क्योंकि अट्रैक्टिव है। अब डिस्टेंस कहां से गिना जाएगा, डिस्टेंस कहां से गिना जाएगा, फोर्स किसका निकालना है, सन का, किसके ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर, वेनस के ऊपर, लाइक दिस। तो डिस्टेंस कहां से गिनेंगे, वेनस टू सन कि सन टू वेनस, मर्क्यूरी टू सन कि सन टू मर्क्यूरी, अर्थ टू सन कि सन टू अर्थ। डिस्टेंस कौन सा गिना जाएगा, डिस्टेंस हमेशा गिना जाएगा फ्रॉम द सोर्स, फोर्स लगाने वाले से, जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है उसकी तरफ। Distance will be measured from the source of the gravitational field
टू द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, लगाने वाले से लगने वाले की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? सन। किस पे लगा रहा है? किसी और पे। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सन हियर, डिस्टेंस हमेशा फोर्स लगाने वाले से गिना जाएगा। ये सन वेनस मार्स मर्क्यूरी को खींच रहा है, डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सन, डिस्टेंस आर फ्रॉम सन टू मर्क्यूरी, डिस्टेंस ऑफ वेनस फ्रॉम सन टू वेनस, डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ वेनस फ्रॉम सन, आर फॉर डिस्टेंस किसका? वेनस का। किससे? सन से। सन से वेनस, ये रहा डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, सन टू अर्थ डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस विथ डायरेक्शन आ गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मर्क्यूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू वेनस, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, तो ये इसको बोलेंगे अब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस फोर्स वेक्टर, दिस फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू सन, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ is directed from earth to sun, force of sun on mercury is directed from mercury to sun, force of sun on venus is directed from venus to sun, all forces are directed towards sun, mercury to sun, venus to sun, earth to sun, all displacement vectors are from sun to mercury, sun to venus, sun to earth, like this. So this displacement vector r, ye force is always towards the body which is exerting the force, and displacement vector is always from the body which experiences the force. Displacement force is directed towards the body exerting the force, जो body exert कर रही है उसकी तरफ रहेंगे force की direction, and direction of displacement vector always towards the body experiencing the force or from the body applying the force. यहां सन फोर्स लगाने वाला था इसलिए सन से डिस्टेंसेस गिने, सन फोर्स अप्लाई करने वाला था, सारे फोर्सेस टुवर्ड्स सन है, ऑल फोर्सेस टुवर्ड्स द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स एंड ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे हमेशा, ये दोनों वेक्टर अपोजिट रहेंगे, एक ही इक्वेशन में आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, दैट शुड बी इंडिकेटेड बाय वन साइन so that their opposite direction should be indicated. So to indicate such negative opposite direction we use which sign? Negative sign. Now we'll write again Newton's law in vector form. ये आपको MCQs में काम का है, न्यूमेरिकल में ज्यादा काम का नहीं है। Newton's law in vector form. पहले इन मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं मैं, इन मैग्नीट्यूड दो मासेस है, इनके बीच में का मुझे फोर्स निकालना है, एक मास m1 एक मास m2, m1 m2 दोनों में का डिस्टेंस r, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक कैरेक्टरिस्टिक और ये दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एक्शन रिएक्शन फोर्स, जितना m1 m2 को उतना ही m2 m1 करता, both these masses attract each other with the equal force, मतलब force of 1 on 2 and 2 on 1 is equal. In magnitude the force will be given by force of either 1 on 2 or 2 on 1 equal रहेंगे, that is g m1 m2 upon r square, ये होगा इन मैग्नीट्यूड। अब मुझे इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो वेक्टर मतलब यहां डायरेक्शंस आएंगी। Let us find first of all the force of 1 on 2, 1 का फोर्स 2 पे कितना लग रहा है वो निकालते पहले। तो 1 का फोर्स, फोर्स कौन लगा रहा है? 1 किस पे? 2 पे, वही मासेस है। अब मुझे सिर्फ 1 का 2 को कितना अट्रैक्ट कर रहा है निकालना है, 1 इज अट्रैक्टिंग 2, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अब मुझे 1 का फोर्स निकालना है, 2 के बारे में बाद में सोचूंगा। फोर्स ऑफ 1 on 2, 1 इज अट्रैक्टिंग 2, मतलब डायरेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ। अब मुझे फोर्स ऑफ 1 निकालना है, तो ये होगा फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, ये समझा क्या? 2 to 1 मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहां है? 1 की तरफ, क्योंकि फोर्स 1 का है। सो व्हाट यू कैन से F21 बार इज व्हाट? फोर्स ऑफ m1 on m2,
from M2 to M1, force of M1 on M2 from what? From M2 to M1, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। ये फोर्स है F21। अब फोर्स कौन लगा रहा है यहां पे? किस पे? 2 पे। अब रहा सवाल डिस्टेंस गिनने का। यहां सन ने फोर्सेस लगाए, सन से डिस्टेंसेस गिने थे, सारे फोर्सेस टुवर्ड्स सन थे। यहां अभी मैं 1 का फोर्स ले रहा हूं, फोर्स ऑफ 1 है इसलिए 1 की तरफ है। अब 1 लगा रहा है तो डिस्टेंस कैसे गिनना? डिस्टेंस हमेशा फोर्स लगाने वाले से गिनना। अब फोर्स कौन लगा रहा है? 1। तो डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड, दैट डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज टू बी टेकन फ्रॉम 1 R12 bar. Is that clear? R is the displacement vector from 1 to 2. मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां? 1 से 2 की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किससे गिना जाएगा? फोर्स लगाने वाले से। फोर्स किसकी तरफ रहेगा? फोर्स हमेशा किसकी तरफ रहेगा? जिसका फोर्स है, उस फोर्स is always directed towards the mass exerting the force, and displacement vector always from the mass exerting the force. Force towards distance from the mass exerting the force. So what is now R12 bar? So R12 bar is the displacement vector. R12 bar is displacement vector from what? R12 bar is displacement vector from M1 to M2, क्योंकि फोर्स M1 का है। फ्रॉम M1 टू M2, फ्रॉम M1 टू M2 लाइक दिस। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। लेकिन अब ये वेक्टर डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो डायरेक्शन के लिए इसका क्या लगेगा? टू शो द डायरेक्शन यू विल रिक्वायर इट्स यूनिट वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना? टू फाइंड यूनिट वेक्टर लेट R12 कैप। अभी आपको वीडियो देख के अपडेट करना है तो मैं पेज को स्क्रॉल कर लेता। R12 बार is what? R12 bar is the unit vector along displacement vector R12 बार। R12 बार का यूनिट वेक्टर हो गया। अब मुझे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इन मैग्नीट्यूड द फोर्स वाज Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हाउ आई कैन राइट? सो फोर्स किसका है? F21 बार। इसका मतलब फोर्स 2 से 1 की तरफ है, मतलब फोर्स 1 की तरफ है, मतलब फोर्स 1 का है। फोर्स 1 का है, 2 पे लगने वाला है। फोर्स ऑफ 1 ऑन 2 डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1 इज इक्वल टू कैपिटल G M1 into M2 divided by R21 square. What is it? R21 is the magnitude of this vector. इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड आएगा। वैसे भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नंबर का होता है, डायरेक्शन का नहीं। अब रही डायरेक्शन, डायरेक्शन का बताएंगे, डायरेक्शन इसके साथ में बताने के उसका यूनिट वेक्टर R21 उल्टा हो गया था ये मेरा लिखना, R12 स्क्वायर 2112, सो इट इज 12 कैप लाइक दिस। अब एक इक्वेशन में दो वेक्टर F21 R12 दे आर अपोजिट टू ईच अदर टू बी शोन बाय विच साइन? नेगेटिव साइन। ये हो गया न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर द फोर्स ऑफ M1, फोर्स ऑफ व्हाट? ऑफ M1 ऑन M2। फिर से एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता। फोर्स ये होगा वेक्टर, ये इन मैग्नीट्यूड किसका भी, किसी 1 का 2 पे, 2 का 1 पे, इतना फोर्स आने वाला है। अब पर्टिकुलरली 1 का फोर्स 2 पे, डायरेक्शन कौन सी, डिस्टेंस कहां से गिनना, ये सब कुछ। तो 1 2 को अट्रैक्ट करने वाला है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 1 on 2 is towards 1, F21 bar। F21 bar is the force of M1 on M2 from M2 to M1। Then what is R12 bar? R12 bar is the displacement vector from 1 to 2, क्योंकि डिस्टेंस किससे गिनना? फोर्स लगाने वाले से। Distance is to be measured from the mass exerting the force like this। Then R12 cap, ये वेक्टर है, डिनोमिनेटर में आने वाला है, इसका यूनिट वेक्टर लगेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 बार। फिर अब इसको वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो सारे वेक्टर्स लिखने का, फोर्स, फोर्स कौन सा है? तो F21 बार, फोर्स ऑफ M1 on M2 is equal to Gm1 upon distance
1 का फोर्स है, 1 से डिस्टेंस गिनो, r12 बार स्क्वायर डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आ गया इनटू r12 कैप. व्हाट इज r12 कैप? उसका यूनिट वेक्टर, किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ बता दिया. माइनस साइन शोज दैट व्हाट दिस नेगेटिव साइन शोज. नेगेटिव साइन शोज व्हाट? नेगेटिव साइन शोज दैट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स. अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स. ऑल्सो नेगेटिव साइन शोज दैट व्हाट नेगेटिव साइन शोज, व्हाट नेगेटिव साइन शोज. नेगेटिव साइन क्या शो करता है? और नेगेटिव साइन shows that F21 bar and R12 bar are oppositely directed. Are oppositely directed. ये मैंने एक लिख के दिया आप लोगों को. फोर्स ऑफ 1 on 2. एट द सेम टाइम जैसे 1 2 पे फोर्स लगाता है तो वैसे ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा. उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं. फोर्स ऑफ 2 on 1, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना है. अब मास m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा. जितना m1 ने m2 को अट्रैक्ट किया उतना ही m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा. सो फिर ये m2 इज अट्रैक्टिंग m1 लाइक दिस. m2 ने m1 को खींचा, ये होगा फोर्स फ्रॉम 1 to 2. फोर्स फ्रॉम 1 to 2 मतलब किसका फोर्स किसके ऊपर? फोर्स ऑफ 2 on 1. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m2 एक्टिंग ऑन m1 डायरेक्टेड फ्रॉम m1 to m2. आपको वहां लिखना है. फिर अब फोर्स लगाने वाला m2 है, फोर्स लगाने वाला m2 है तो डिस्टेंस गिनना. लगाने वाले से कौन लगा रहा है? फोर्स m2. तो डिस्टेंस अब m2 से m1 की तरफ गिना जाएगा. दिस विल बी योर r21 बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम m2 to m1. ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. r21 बार, ये f1, ये r21 बार लाइक दिस. f12 बार, r21 बार, ये दोनों. अब इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको लिखना है. मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, नेगेटिव साइन शोज वगैरह सब कुछ. अब लास्ट में f12 बार, सॉरी पहला f21 बार एंड f12 बार आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्ट करते. बोथ द फोर्सेस अट्रैक्ट, बोथ द मासेस अट्रैक्ट ईच अदर विद द इक्वल फोर्स एंड directions. That magnitude is simply g m1 m2 upon r square. But f21 bar is not equal to f12 bar due to opposite directions. Directions opposite है इसलिए वो attract नहीं करते. They are not attracting each other because of this condition. So f12 bar, f21 bar like this. So what you can write? f12 बार f21 बार दोनों, so दोनों इक्वल नहीं है बट डायरेक्शन अपोजिट हम शो कर सकते हैं. माइनस f12 बार लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं इनको. सो ये होगा सब कुछ अबाउट द न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या क्या होना? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस. ये मैंने आपको 1 2 के बारे में लिख के दिया. 2 1 का आपको लिखना है. मैंने फोर्स ऑफ 1 on 2 पूरा लिख के दिया. फोर्स ऑफ 2 on 1 ये देख के आपको लिखना है. ऐसा ही लगभग इक्वेशन आएगा, लेकिन यहाँ 2 1 आएगा, यहाँ 1 2 आएगा. अब सिंपली याद रखने के लिए 2 1 1 2, बस 1 2 2 1 याद रखना है. तो समझना तो ये सब कुछ याद रखना है. तो 2 1 1 2 1 2 2 1, दूसरे में 2 1, यहाँ 1 2 आएगा तो यहाँ 2 1 आएगा, अपोजिट बस. तो ये होगा न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लो सारे. न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या क्या लिखा मैंने. गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स. अभी न्यूटन्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करते. कल मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बोला था कि व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट आपको फिर से पढ़ना है इन द लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये आपको कंप्लीट करना है 2 का 1 पे. यू हैव टू कंप्लीट दिस. बाद में मैंने दोनों का रिलेशन लिख दिया. दे आर एक्शन रिएक्शन फोर्स.
ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इसका मतलब क्या? इसका सीधा सा मतलब है, अच्छा ये बताओ, अर्थ को आप खींचते हो कि अर्थ आपको खींचती है? अर्थ पुल्स योर सेल्फ कि यू पुल द अर्थ? व्हाट एवरीवन विल से कि अर्थ हमको खींचती है, बट इन फैक्ट अर्थ का जितना फोर्स आप पे है उतना ही आपका फोर्स अर्थ पे है। द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन योर सेल्फ एंड फोर्स ऑफ योर ऑन द अर्थ आर इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब अर्थ को फिर अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आती, हम अर्थ पे क्यों गिरते जाके? तो नेचुरली डिफरेंस ऑफ द मास इज देयर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे फैक्टर आगे आपको आएंगे। तो ये होगा न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उसमें न्यूट्रल पॉइंट क्या है इसको एक बार पढ़ लेते। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल वर्ड कहाँ आता है अभी? वो पॉजिटिव प्रोटॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां न्यूट्रल का मतलब होता है नो फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, कि उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सेड टू बी इन द न्यूट्रल पोजीशन। दो मासेस आपको गिवन है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल सकता है? अब कोई दो मासेस है, m1 है, इधर कोई m2 है, मैंने राउंड निकाला, इसका मतलब वो बॉडी नहीं, आपको हमेशा पॉइंट मासेस ही समझना है। फिर बच्चे बोलेंगे अर्थ क्या एक पॉइंट है क्या, सन क्या एक पॉइंट है क्या, तो बहुत बड़े बड़े है, उनको पॉइंट कैसे समझना? कंपेयर देयर साइजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उनकी साइजेस और डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो वो डिस्टेंस के सामने उनकी साइज कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। सन एज अ पार्टिकल, अर्थ एज अ पार्टिकल, एंड डिस्टेंस आर टेकन बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये न्यूट्रल पॉइंट के बारे में क्या उसको पढ़ लेते। दो मासेस है, देयर आर टू मासेस है, m1 एंड m2 एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन ईच अदर। ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन्स लॉ। अब सपोज कोई एक मास है, मैं आपको इसके बारे में अर्थ और मून का भी दूंगा, जिसका अच्छा यूज होता है व्हाइल लॉन्चिंग द सैटेलाइट ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, लाइक दिस, जो करके बताया। तो m1 m2 दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, थर्ड कोई मास है, थर्ड कोई मास है, ऐसा इमेजिन करते पहले कि दोनों मासेस ये इक्वल इक्वल है, ये भी 10 किलो है, वो भी 10 किलो है, जो भी है दोनों मासेस इक्वल है। छोटा सा मास 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, जो भी है, छोटा सा मास मैंने यहां इसके पास में रख दिया, ये 10 के पास में है, वो 10 से दूर है। ये 10 से अगर पास में है तो अट्रैक्शन ऑफ दिस 10 विल बी मोर, अट्रैक्शन ऑफ दैट 10 विल बी लेस, तो नेट फोर्स ऑन दिस मास विल बी जीरो की नॉन जीरो। वही ये दोनों इक्वल है, बराबर दोनों के बीच में रख दिया, ये भी अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा इसको, ये मास m तो कॉमन है दोनों के लिए, तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस थर्ड मास इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? वैसे ही अगर ये मासेस अनइक्वल होते तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम इसको रख सकते थे। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर दो बॉडीज के बीच में थर्ड मास को रखना, जहां रखने से उसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो होगा। ये 3 मासेस के बीच में भी हो सकता है, 4 के बीच में भी हो सकता है, 10 के बीच में भी हो सकता है। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी न्यूट्रल पॉइंट। तो अभी दो मासेस के लिए हम निकाल रहे हैं, दो मासेस, ये m1 है, ये m2 है। एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता, ये रही अर्थ, ये रहा मून, अर्थ और मून, और थर्ड जो मास है आप खुद हो, आपको चल के जाना है। अभी आप अर्थ पे हो, अभी हम लोग अर्थ पे है, डू यू फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एक्सपीरियंस करते क्या? क्योंकि मून तो फार अवे है, मून भी हमको अट्रैक्ट करता है। अर्थ पे जो सी में हाई टाइड लो टाइड होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून। तो मून का इफेक्ट होता है अर्थ पे, लेकिन दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट बिकॉज वेरी क्लोज टू अर्थ एंड फार अवे। चलो मून की तरफ चलना शुरू कर देते, मून की तरफ जाना शुरू कर देते। पहले अर्थ के पास में हम लोग अर्थ का फोर्स एक्सपीरियंस करते, मून तो काफी दूर है, मून का इफेक्ट मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ऐसा बोलेंगे कि अर्थ पे उसका इफेक्ट बहुत कम है।
अब जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाना शुरू करेंगे, मतलब किसके पास जाना शुरू कर दिया आपने, अर्थ से दूर जा रहे हैं, किसके पास में जा रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। फोर्स इज इनवर्सली टू आर स्क्वायर, जिससे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका फोर्स कम होगा, जिससे डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स बढ़ जाएगा। चलो मून के पास 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 और दूर गए, तो अर्थ से दूर जाते वक्त अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम अर्थ से दूर जा रहे हैं, किसका फोर्स कम होते जाएगा, किसका फोर्स बढ़ते जाएगा। पहले तो मून का फोर्स बिल्कुल नहीं जैसे ही है, अर्थ का फोर्स है मैक्सिमम, अर्थ से दूर गए अर्थ से थोड़ा कम हो गया, मून का थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का हल्का सा लग रहा है सपोज, और दूर गए अर्थ का और कम हो गया, मून का और बढ़ गया, और दूर गए अर्थ का और कम हो गया, मून का और बढ़ गया, और दूर गए अर्थ का और कम हो गया। ऐसा आगे जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट तो है ही, लेकिन यह पॉइंट अर्थ से काफी दूर रहेगा, मून से थोड़ा पास में रहेगा, क्योंकि मून का मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा है। अब यहां जाने के बाद यह पॉइंट ऐसा मिला जहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून दोनों इक्वल है, यहां पर दोनों अगर यहां इक्वल है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर से अर्थ खींच रही है उधर से मून खींच रहा है बॉडी को, तो नेट फोर्स कितना हो गया वहां पे, जीरो। फोर्सेस आर प्रेजेंट बट नेट फोर्स इज जीरो। सच पॉइंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया अर्थ और मून के बीच में का। ऐसे ही पॉइंट होता है वह लॉन्चिंग, जब इसरो ने कुछ साल पहले अर्थ से लॉन्च किया था सैटेलाइट फॉर द मून, उसमें इस पॉइंट का यूज किया जाता। कैसे, जैसे अर्थ से पहले लॉन्च करते तो सैटेलाइट डायरेक्ट सीधा मून की तरफ लॉन्च नहीं करते, अर्थ से फेंक दिया मून की तरफ, नो, इट इज इनिशियली गॉन इंक्रीजिंग इन द रेडियस, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रेडियस बढ़ते जाते उसकी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, फिर रेडियस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां पे आ गया न्यूट्रल पॉइंट पे। आने के बाद में वहां पर और विद द हेल्प ऑफ सम रॉकेट्स इसको और चेंज की जाती डायरेक्शन। अब न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब अर्थ का भी फोर्स नहीं है मून का भी फोर्स नहीं है, यहां से डायरेक्शन चेंज करके इसको मून के अराउंड घुमा देते लाइक दिस, ये न्यूट्रल पॉइंट। सो दिस न्यूट्रल पॉइंट इज यूज्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट, न्यूट्रल पॉइंट को यूज किया जाता टू लॉन्च द सैटेलाइट अराउंड द मून फ्रॉम द अर्थ। इज दैट क्लियर व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? अब इन दोनों में के बीच में हम न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। अर्थ बड़ी थी मून छोटा था, अर्थ से दूर मून के पास न्यूट्रल पॉइंट मिलता जहां दोनों बॉडी का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाता। अब सपोज थर्ड मास, सम मास m इज हियर, कुछ मास m यहां रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस इधर से x है, दोनों का डिस्टेंस r था, तो इधर से कितना डिस्टेंस बचा, r माइनस एक्स लाइक दिस। अब अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट अगर है तो दोनों का फोर्स, फोर्स ऑफ m1 इज f1, force of m2 is f2, on that m should be opposite. So at neutral point in the gravitational field, force due to 1 must be equal to force due to 2 on m। जो थर्ड मास m दोनों के बीच में रखा उस पे दोनों का फोर्स इक्वल आने को होना। फोर्स ड्यू टू 1 इज g m1 and m, g m1 into m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, मस्ट बी इक्वल टू g m2 इंटू m डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स, उसका डिस्टेंस। f1 निकालने के लिए ये डिस्टेंस, f2 निकालने के लिए डिस्टेंस, ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, अपोजिट तो होंगे ही, तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। g कैंसल, mm कैंसल, m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद नहीं रखना, प्रोसेस याद रखना, m2 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, so now m1 upon m2 is equal to x square upon r minus x whole square. So what you can write, x upon r minus x whole square equal to m1 divided by m2. So x upon r minus x upon r minus x is equal to रूट ऑफ m1 अपॉन m2। प्रोसेस को याद रखना, इसको सिंप्लीफाई करके आप x निकाल सकते। तो दिस इज द वे टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट मतलब एट विच द नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो आने को होना, ऐसी जगह। नेट फोर्स जीरो कब आएगा, जब बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगेंगे। अभी दो ही मासेस थे इसलिए दो फोर्सेस लगे, तीन
अगर रहे तो 3 फोर्सेस लग सकते, 4 रहे तो 4 फोर्सेस लग सकते। वहां पर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0। अगर ट्रायंगल का एग्जांपल लिया हमने, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 मासेस है, चौथा मास बरोबर उसके सेंट्रॉइड पे रख दिया तो वहां पर भी न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। तो न्यूट्रल पॉइंट मतलब द पॉइंट एट विच नेट फोर्स बिकम 0। तो ये अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट, इसके बारे में कि व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट। नाउ अबाउट ये न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, ये आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया अर्थ के बीच में का, इन दोनों के बीच में का, ये हुआ न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बारे में। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस, 2 मासेस, 3 मासेस, 4 मासेस रहेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट दैट फोर्स, उनके बीच में का फोर्स कैसे कैलकुलेट करना। पहले अनइक्वल फिर इक्वल लेते। लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल इज L, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू M2 एंड M3, फोर्स ड्यू टू M2 एंड M3 ऑन M1, ये आपको निकालना है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। M1 को अब 2 लोग अट्रैक्ट करेंगे, M1 में जो अट्रैक्टेड बाय M2, ये किसका फोर्स हो गया, M2 का, किस पे, M1 पे, डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, फोर्स 1 2, इसका मतलब फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, दैट इज फोर्स ऑफ 2 ऑन 1। वैसे उधर से ये रहेगा फोर्स किसका, 3 का, 3 भी उसको अट्रैक्ट करेगा, F13 बार। व्हाट इज F13 बार, फोर्स फ्रॉम 1 to 3, 1 से 2 3 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। दोनों फोर्सेस इंडिविजुअली लेना, पहले दोनों फोर्सेस निकाल लेते। व्हाट इज F12 बार, F12 बार इज नथिंग बट कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R, R इज L हियर, डिस्टेंस इज L, साइड ऑफ द ट्रायंगल L स्क्वायर। ये एक फोर्स हो गया डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। वैसे ही F13 बार कितना आएगा, वो 13 उधर का, तो G M1 M3 अपॉन L स्क्वायर, ये 2 फोर्सेस आ गए। आपको रिजल्टेंट निकालना है, ये 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं तो भी दोनों के बीच में रहेगा, एग्जैक्टली मिडवे नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मिडवे कब रहेगा, अगर दोनों इक्वल रहे तो, दोनों तरफ के फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट दोनों के एग्जैक्टली मिडवे रहेगा। नाउ F12 बार F13 बार, ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस गिवन है। नाउ अबाउट रिजल्टेंट निकालना है। 2 फोर्सेस मालूम हो गए, एक फोर्स M1 पे, फोर्स इधर है, सपोज ये रहा आपका F12 और ये रहा आपका F13। रिजल्टेंट निकालना है बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये रहेगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स F कैसे निकलेगा, इन दोनों में का एंगल पता है, एंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 है, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F12 F13 इंटू कॉस थीटा। पता है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स रिजल्टेंट इज R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। यहाँ थीटा पता रहेगा अगर ट्रायंगल के बने तो। ये इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा का फार्मूला है बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, tan अल्फा किसके साथ में एंगल, किसके साथ में होना, 1 के साथ में होना कि 2 के साथ में होना, ये आपने लिखना है। अब अगर बाई चांस दोनों मासेस इक्वल है तो, तीनों मासेस अगर इक्वल है तो इफ नाउ इसी क्वेश्चन को if M1 equal to M2 equal to M3 placed on a triangle, M1 M2 M3 तीनों इक्वल है और इनको ट्रायंगल पे रख दिया तो क्या, if they are placed on a triangle all these 3 are equal, तीनों इक्वल है, तीनों को ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे रख देंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, ये भी M, ये भी M, M1 M2 M3 तीनों इक्वल अगर है, ये तीनों अगर इक्वल है से इक्वल टू M, तो फोर्स 1 2 फोर्स 1 3 दोनों इक्वल रहेंगे G M M अपॉन L स्क्वायर, G M स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, M1 इज M, M2 इज M, M3 इज M लाइक दिस। तो फोर्स बनेगा F1 टू F जो भी है, ये दोनों फोर्सेस अब इक्वल रहेंगे, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, F12 F13
दोनों इक्वल है, तो दोनों जब इक्वल रहेंगे, एग्जैक्टली दो इक्वल वेक्टर्स है, तो दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडवे आएगा। एग्जैक्टली मिडवे मतलब ये एंगल 30 होगा और ये भी एंगल 30 होगा अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अब इस केस में आपको लॉ पैरेललोग्राम से ही निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते। कैसे? F12 का वर्टिकल कंपोनेंट, F13 का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों को मिला के F बनने वाला है। सो व्हाट F इज गोइंग टू बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं एनालिटिकली, F इज नथिंग बट F12 cos 30 प्लस F13 cos 30। लेकिन F12 F13 तो इक्वल है कितने ही है, सो इट इज नथिंग बट F12 F13 के लिए F12 लिखता, cos 30 सेम है, F12 इक्वल टू F13, so it is twice of F12 cos 30। या F12 लिखूं या F13 लिखूं सेम है, ट्वाइस क्या होगा, सिर्फ एडिशन हो गई। सो इट इज ट्वाइस ऑफ F12 कितना है, GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, √3/2 कैंसल, सो इट इज √3 GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये आ गया नेट फोर्स, डायरेक्शन एंगल आएगा 30 डिग्री और फोर्स आएगा √3 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये अगर मासेस इक्वल रहे तो डायरेक्ट ये ऐसा रिजल्ट आता, अनइक्वल मासेस रहे तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से उसका आंसर निकालना पड़ता। 3 मासेस थे, किसी एक पे निकाला, अब यहाँ 2 3 का 1 पे निकाला। कभी ऐसा पूछ सकते, फोर्स ऑफ 1 and 2 on 3, तो इधर आएगा फोर्स, ये इधर ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। 2 पे निकालना तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो किसी एक पे रिमेनिंग 2 का पूछते। ट्रायंगल में ही ऐसा भी पूछ सकते, इन ट्रायंगल इटसेल्फ, कि अगर 3 कॉर्नर पे 3 मासेस है, एट द 3 कॉर्नर या 3 मासेस के लिए होमवर्क है। वाह, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को कितना समझा। अब यहां पर एक 5 किलो का मास है, M1 इज ऑफ 5 kg, M2 एंड M3 दोनों 10-10 किलो के हैं। M2 इज 10 kg, M3 इज 10 kg, मतलब ये 2 इक्वल है, वो थर्ड। अगर उसको निकालना है तो फिर 10 का 5 पे इक्वली फोर्स आएगा, रिजल्टेंट बरोबर बीच में आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पूछना, कुछ और पूछना है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट लगेगा। सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है एजेस से, कॉर्नर से, लाइक दिस। यहां पर एक 1 kg का मास रख दिया, कितना, 1 kg का मास रख दिया यहां पे। एट द सेंट्रॉइड वन मास M ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड। ये फिगर में जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स आपको निकालना है। देखते कितने लोग कैसे निकालते। तो पहले तो आपको डिस्टेंस मालूम लगेगा, ये कॉर्नर से A B C और ये सेंट्रॉइड है सो O। आपको B से O कितना होता है, A से O कितना, ये पहले मालूम होना, बाद में आगे की बात। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। आप लोग तो अभी 11वीं में आगे, बहुत होशियार है, सब मालूम है आप लोगों को ये। तो ये आप लोगों को ये डिस्टेंस, इसका फोर्स निकालना F2, इसका निकालना F3, इसका निकालना F1, फिर रिजल्टेंट निकालना। 3 फोर्सेस है। लॉजिक लगाएंगे तो जल्दी आएगा, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आएगा भी चांसेस कम है। लॉजिकली सोचो तो जल्दी आता है इसका। ये ट्रायंगल का एक होमवर्क आप लोगों के लिए। अब ऐसे ही स्क्वायर पे लेते, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 मासेस रख देते, साइड ऑफ द स्क्वायर इज से L। इफ M1 equal to M2 equal to 10 kg each and M3 equal to 20 kg, calculate force on M। Side of square is say L equal to say 10 मीटर। करो सॉल्व, देखते कितने लोग करते। तो रिजल्टेंट निकालना है पूरा इन फोर्सेस का। देखो M1 इस M को अट्रैक्ट करेगा, मैं इसको F1 बोलता, फोर्स ड्यू टू 1, फिर दूसरा फोर्स ड्यू टू 2 रहेगा। ये F1 है, ये F2 है, F1 ड्यू टू M1, F2 ड्यू टू M2, ये रहा F2 ड्यू टू M2। L इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ये M1 इज 10 ऑन M, 10 ऑन M, डिस्टेंस भी सेम, मासेस भी सेम, फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस अलग अलग है इधर उधर। तीसरा रहा M3, ये M3 का फोर्स रहेगा इधर अलोंग डायगोनल, ये रहेगा आपका F3, F1 टू F3, ऐसे तीनों फोर्सेस रहेंगे। तो एक एक निकाल लेते। एज M1 M2 आर इक्वल, एज M1 इक्वल टू M2,
F1 must be equal to F2, दोनों फोर्स इक्वल रहे, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू G, M1 इज M1 लिखता, M1 कितना है तो 10, ठीक है, M1 इंटू M अपॉन L स्क्वायर, सो इट इज G, M1 is 10, M not known, L is 10 square, so it is GM by 10, correct? ये आ गया F1 एंड F2, G की वैल्यू नहीं डालता मैं अभी मुझे निकालना है F3 मतलब फोर्स ऑफ M3 ऑन दिस M, F3 इक्वल टू G, M1 यहां लिखा था, यहां M3 आएगा, M3 इंटू M अपॉन ये डिस्टेंस है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, कितना आता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इट इज √2L इसका स्क्वायर। अब G, M3 इज 20, M3 20 है, M मालूम नहीं, √2 का स्क्वायर 2, L इज 10 उसका स्क्वायर, 100 ये होगा 200, 220 10, तो F3 कितना आ गया, GM by 10, F1 F2 दोनों मालूम हो गए, GM by 10, वो भी कितना है तो GM by 10, लेकिन अब ये रिजल्टेंट नहीं हुआ। आई विल ड्रॉ वन मोर डायग्राम फॉर दिस वन नाउ, हाउ टू कैलकुलेट दैट रिजल्टेंट। अभी मुझे F1 F2 F3 तीनों मालूम हो गए, अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। इधर है आपका F2, इधर है आपका F1, दोनों इक्वल है, और इधर है आपका F3, ये आपका F3 है। तो पहले मैं इस F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। F1 F2 दोनों इक्वल है, GM by 10 ये निकला हुआ है, F1 F2 दोनों इक्वल है, F1 F2 इक्वल है, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लेता हूं, फिर वहां F3 प्लॉट करूंगा। F1 F2 इक्वल होने की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडवे आएगा। यह अगर रिजल्टेंट किसका, F1 और F2 का, कितना आएगा, ये भी F लेता हूं, इसको भी F लेता हूं, तो यह आएगा √2 टाइम्स ऑफ F, ये F2 ये F1, ये रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों इक्वल है, तो अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज √2F, तो √2F आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो और कौन बाकी है इधर, F3, इसी डायरेक्शन में F3 है। व्हाट अबाउट दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी, ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स R इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स R F1 एंड F2 इनका रिजल्टेंट प्लस F3 उसी डायरेक्शन में, F1 F2 का रिजल्टेंट कितना है, तो √2 टाइम्स ऑफ F1 और √2 टाइम्स ऑफ F2 प्लस F3, तो √2 टाइम्स ऑफ F1 कितना है, GM by 10, F1 is nothing but GM by 10 प्लस F3 कितना है, F3 is also GM by 10, F3 is also GM by 10, so it is now √2 plus 1 into GM by 10, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स, से F लिखूंगा मैं इसको, ये रिजल्टेंट फोर्स F इतना आएगा, लाइक दिस, ऐसे निकालना था। अगर M की वैल्यू गिवन होती आपको तो आंसर आ जाता, G तो मालूम है 6.67 to the power of -11। एक होमवर्क आप लोगों को पहले लिख लो आप लोग, अब नियरली ऐसा ही, साइड ऑफ स्क्वायर 10 मीटर, M1 equal to M3 equal to 10 kg, M2 equal to M4 equal to 20 kg each, and side of square is 10 meter। अभी आपको फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन M1 ड्यू टू ऑल अदर मासेस। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ये आपको सॉल्व करना है। अभी न्यूटन्स लॉ में और कुछ न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कल पढ़ेंगे, तो ये न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चंस कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।